Hello students, in last forms of business organization lecture, we understood the types of public enterprises, right? And now we will go forward to the next topic, merits and demerits, that is of advantages and disadvantages of public enterprises, right? In previous lecture, we understood different types and their advantages and disadvantages. In this lecture, we will understand the merits and demerits overall. Right. Initially, we had understood the characteristics overall. Right. Public enterprise as an overall. Now, here merits and demerits, that is of advantages and disadvantages of public enterprise, that is overall enterprise. Right. Okay. So the first one, the first of in marriage, that is of advantages. First point is proper utilization of natural resources. Right. Proper utilization of natural resources. मतलब कि यूटिलाइजेशन मतलब कि कोई भी चीज को यूज करना, राइट, उसको यूज में लेना, राइट, और नेचुरल रिसोर्सेज का आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये कहना है कि अगर पब्लिक एंटरप्राइज किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज के बिजनेस में होगी तो उसका यूटिलाइजेशन जो है, उसका यूसेज जो है वो प्रॉपरली कर पाएगी, राइट। अगर उस ये यहाँ पे बुक के ओर से ये कहना है कि अगर प्राइवेट एंटरप्राइज उसमें होगा तो वो उतना अच्छे से उसको यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा या तो फिर उसको वेस्ट भी कर सकता है, राइट। ये जनरली एक नॉर्मल टर्म है, राइट। ऐसा जनरली पॉसिबल तो नहीं है, पर फिर भी अगर दिया है तो हम समझ लेते हैं उस तरीके से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज है इसलिए प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको वेस्ट करेगी ड्यू टू कंपटीशन और वगैरह वगैरह। हाँ, ये हो सकता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं कि ऑलरेडी रिसोर्सेज जो है वो कम है, राइट, और उसको एक साथ जमा करके उसको हाई प्राइस में बेच सकते हैं, ये हो सकता है, राइट। बट प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी वो कर सकते हैं। बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन अंडरस्टैंड दैट पब्लिक एंटरप्राइज बेटरली यूज कर पाएगी रिसोर्सेज का rather than the private enterprise, right? Okay. Second point is prevention of monopoly. Yes, this is the perfect point. कि भाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आज कोई भी चीज में आएगा और वो अकेला होगा तो उसको मोनोपोली मिल जाएगी और वो मार्केट में जितना चाहे वो दाम ले सकेगा, राइट। तो पब्लिक एंटरप्राइज क्या करेगी, उसको अगर पब्लिक एंटरप्राइज होगी वो सेक्टर में तो वो रोक लगाएगी उस पे, तो ताकि जो मोनोपोली क्रिएट होती है वो मोनोपोली क्रिएट ना हो, राइट, और पब्लिक का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, राइट। एक्सप्लॉइटेशन, पब्लिक का शोषण ना हो कि हाई प्राइस में प्रोडक्ट बेचेंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस, राइट। अगर हाई प्राइस में प्रोडक्ट बेचेंगे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा और पीपल को परचेज करना भी पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पब्लिक एंटरप्राइज है तो वो एक अच्छी बात है कि वो मोनोपोली करने से रोकती है, राइट। प्रिवेंशन है, वो एक रोक लगाती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे या अदर ऑर्गेनाइजेशन पे मोनोपोली होने से, राइट। तो से फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये बसेस है, राइट। तो अगर हम मान लेते हैं कि आज हमारे पास सिर्फ प्राइवेट रिसोर्सेज ही है, प्राइवेट रिसोर्सेज ही है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो प्राइवेट बसेस का या प्राइवेट कार्स का इस्तेमाल कर सके, तो इन चीजों में वो प्राइस कितना हाई कर देते हैं, राइट। अगर पब्लिक जीएसआरटीसी है हमारे पास तो उससे हमें एक बेटर फैसिलिटी मिलती है, एक अच्छे सा प्राइस में कंसेशन मिलता है कि ताकि जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, वो सब ट्रैवल कर सके आसानी से, राइट। ज्यादा
ज्यादा उसको पैसे ना देना पड़े, कम पैसों में वो ट्रैवल कर सके, राइट। सो मोनोपोली में प्रिवेंशन लगाती है पब्लिक कंपनी, पब्लिक एंटरप्राइजेस, राइट। ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। सी स्टूडेंट्स, जनरली प्राइवेट कंपनी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव, राइट। तो बैकवर्ड एरिया में वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर कोई भी डेवलपमेंट की बात आए तो बैकवर्ड एरिया में वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना अर्बन एरिया में लेते हैं। मतलब कि सिटीज में लेते हैं उतना विलेज में उसका कंसंट्रेशन नहीं होता है, राइट। से फॉर एग्जांपल आप बैंक्स का ही एग्जांपल ले लो, राइट। आपको कितनी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक विलेजेस में देखने को मिलती है? ऑलमोस्ट कोई भी नहीं, ऑलमोस्ट कोई भी नहीं। तो उसमें पब्लिक बैंक आती है और पीपल को जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज चाहिए वो प्रोवाइड करती है, राइट। तो उससे क्या होता है कि रूरल एरिया जो है उसका डेवलपमेंट होता है, राइट। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है। वो मोटिव लेके अगर चलेंगे तो उसको विलेजेस में वगैरह में इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उतनी इनकम नहीं होगी और बैंकिंग एक्सपेंसेस तो उसके चलते रहेंगे, तो वो इतने इंटरेस्ट नहीं लेगा उसमें, राइट। तो इस वजह से पब्लिक एंटरप्राइज वहां पे होगी तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा, राइट। सो दैट इज व्हाई डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। देन adequate employment generation, right। adequate मतलब एक प्रमाणसर, मापसर, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब कि सभी युवा वर्गों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, नौकरियां मिलती है, राइट, जॉब्स, राइट। तो आज के अगर हम इंडियन यूथ को देखने जाए तो सबका सपना यही होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, राइट। 9 से लेके 4 तक आराम से बैठ के काम करूं और फिर खाना खा के 1 से 2 बजे तक रिसेस एंजॉय करूं और फिर निकल जाऊं, राइट। और काम में भी क्या कुछ नहीं करना है। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द यूथ वो सरकारी नौकरी करते हैं ताकि वो ब्राइब दे सके, राइट, ऊपर की कमाई मिल सके। तो ये जब तक मेंटालिटी निकलेगी नहीं तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता है, राइट। ये जब तक मेंटालिटी यहाँ से निकलेगी नहीं, शुरुआत हमी से होती है। हम अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ब्राइब देते हैं, इतना पैसा खिलाए तो ही काम होता है, राइट। पर हमारी मेंटालिटी क्या है, राइट, ये भी सामने एक जरूरी चीज है, राइट। आज अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, राइट, और कोई भी स्टूडेंट है, चलो मान लेते कोई भी स्टूडेंट है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन उसका मोटिव होता है सबका, आज कोई भी ले लो तो उसका मोटिव क्या होता है, मैं या तो बिजनेस है तो अलग बात है, या तो जॉब है तो मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, राइट, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये चीज है अच्छी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये चीज एक अच्छे मोटिव से की जाए तो वो फुलफिल हो सकती है वाकई में, राइट। तो जनरली गवर्नमेंट में एक अच्छा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डे बाय डे मतलब नौकरियां आती रहती है, राइट, रिक्रूटमेंट आता रहता है, भर्ती प्रक्रिया जो आप बोलते हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो होता रहता है, राइट। क्लर्क से लेके सभी लेवल्स तक का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता रहता है, राइट। तो इससे क्या है कि एक समाज में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहती है, लोगों को इनकम आती रहती है, राइट। कोई भी युवा वर्ग जो है वो अलग रीजन में नहीं जाता है, राइट। देन सोशल वेलफेयर, मेन मोटिव जो पब्लिक एंटरप्राइज का है दैट इज ऑफ सोशल वेलफेयर। सोसाइटी को डेवलप करना, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ सोशल पब्लिक एंटरप्राइज, जो हमने सबसे पहले देखा था। हालांकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है प्रॉफिट, राइट। ओके, सो
Then demerits, disadvantages of public enterprises. First one is lack of efficiency. We had seen this lack of efficiency in previous lecture also. We all know very well that कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्टाफ है, जो भी people है, they are inefficient, right? And we had experienced so many times we had experienced these things कि अगर प्राइवेट बैंक में आप कोई एक बार जाओ और पब्लिक बैंक में जाओ तो कितना आपको डिफरेंस लगेगा, राइट? ये इतना ज्यादा डिफरेंस लगेगा। हाँ, अब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन आने लगा है पब्लिक बैंक्स में भी, राइट? जैसे जैसे न्यू रिक्रूटमेंट होता है वैसे वैसे पता चलता है हमें कि अब थोड़ा सा फिर भी पहले से थोड़ा सा ज्यादा और बेटरमेंट हुआ है पब्लिक एंटरप्राइजेस में, खास करके एसबीआई, राइट? एसबीआई में जब भी जाओ इतनी लंबी लाइन होती है और खिड़की एक ही ओपन होती है। जब भी कोई जरूरी काम होता है, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, खिड़की एक ही खुली होती है, बंदे 3 बैठे होते हैं फिर भी खिड़की तो एक ही होती है। कैश विंडो जो होती है जनरली एक खुली होती है, नहीं तो एक्चुअली लंबी लाइन होती है जो मेन ब्रांच होती है, वहां से एक से ज्यादा 2 या 3 होती है, तो ताकि कस्टमर्स को उतनी परेशानी ना हो। और दूसरा एफिशिएंसी, मतलब जितना उसको एफिशिएंटली काम होना चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट? एक ही काम में पूरा 1-2 घंटा निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता है, राइट? या तो कोई छुट्टी पे तो अक्सर होता ही है, आज वो है नहीं, ये संभालते हैं, वो है नहीं, ये तो अक्सर आए दिन होता रहता है। सिर्फ बैंक में नहीं, ये आप कोई भी पब्लिक कॉर्पोरेशन में जाओ, कुछ भी जाओ। अभी रिसेंटली मैं जस्ट एसबीआई में गया था कोई यस बैंक का ड्राफ्ट लेने के लिए। यस बैंक, इवन यस बैंक का स्पेलिंग नहीं आता है उन लोगों को, यस बैंक का स्पेलिंग नहीं आता है, तो ये कितना मतलब कहाँ जाके ये रुकेगा पता नहीं है, राइट? तो चीजें ये है, कहने का मतलब ये है कि efficiency should be there, education should be there, right? कोई भी चीज को आज आप एडवांटेज ले नहीं सकते हो। गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, आपको टाइम से सैलरी मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे कर सको, राइट? तो ये चीजें क्या है, जनरली स्टूडेंट्स मोरल और एथिक्स में आती है, राइट? कि हमारा एथिक्स, चाहे हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, हमारे एथिक्स ही हमारी आगे जाके पहचान बन सकते हैं, हमारा काम करने का तरीका ही हमें आगे लेके जा सकता है, राइट? कि हम कितना हमारे वर्क के पीछे डेडिकेटेड है, वही चीज हमें आगे लेके जा सकती है। भले आज हमें कुछ 2 पैसे कम मिल रहे हो, राइट? पर हमें उस काम से सीखने को जो मिलता है वो एक अलग लेवल पे हमारा एक्सपीरियंस बनता है, राइट? ये शेयरिंग जो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये अनुभव से बता रहा हूँ, राइट? जब आप आगे बढ़ोगे, अभी तो ये आपके लाइफ का फर्स्ट स्टेज है, राइट? जब भी यहाँ से आप 3rd ईयर कंप्लीट करके निकलोगे, तब आप अगर मास्टर्स करना है तो अलग बात है, नहीं तो आप रियल कॉर्पोरेट फील्ड में जाओगे तब आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट? ओके, पूरा टॉपिक से डायरेक्ट नहीं होंगे, यहाँ पे आ जाते हैं हम एक्सेसिव मैन पावर। हाँ, ये भी कई बार चीजें होती है कि रिक्रूटमेंट की एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं होती है, राइट? एक्चुअल में रिक्रूटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ती है ड्यू टू सोशल प्रेशर, समाज के प्रेशर की वजह से, राइट? और उससे क्या होता है कि ज्यादा ये जो काम एक आदमी का होता है उसमें 2 या 3 लोग हो जाते हैं, राइट? तो उससे क्या होता है कि ज्यादा सैलरी का एक्सपेंस भी होता है, राइट? और गवर्नमेंट को वो नुकसान सहना पड़ता है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी जो भी खर्च होता है वो अलग से। तो मतलब ये रिक्रूटमेंट एक्सेसिव मैन पावर होने की वजह से क्या होगा कि भाई गवर्नमेंट का ही पैसा जाएगा सामने से, राइट?
Then political interference, as we all know that मैं उसको जानता हूँ, उससे वो फोन करवाएगा, लो काम हो गया ना। मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ही ज्यादा होता है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। देन लैक ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब आज जो हम कोई भी आज हमारी ओर से सेल्फ गवर्नेंस काम नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर आए वैसे ही काम करना है हमें। कोई भी चीज हो, हमें कितना भी नॉलेज हो, जो भी ऊपर से ऑर्डर आए उसके बेस पे काम करना है। तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी तो जाएगी ही जाएगी, काम भी जल्दी नहीं होगा, राइट। ऑटोनॉमी तो है ही नहीं, मतलब सेल्फ गवर्नेंस, अपने आप से जो भी कुछ काम करना है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। देन improper pricing policy, this is also a debatable point कि प्राइसिंग पॉलिसी जो है, सिर्फ फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले सकते हैं जीएसआरटीसी का, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि प्राइस जो है वो बहुत ही कम होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और कम प्राइस होने की वजह से एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ता है, राइट। और सिर्फ फॉर एग्जांपल प्राइस तो कम होते ही है जीएसआरटीसी में, और उसमें क्या होता है कि भाई रूट में अगर जो रूट की बस चलती है वही रूट में अगर 5 से 10 पैसेंजर हो फिर भी वो उसको तो चलना ही है। तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली नुकसान तो गवर्नमेंट को ही होगा, डीजल का एक्सपेंस इतना चढ़ेगा, बस का जो एक्सपेंसेस है वो चढ़ेगा, राइट, इनकम होगी नहीं, और प्राइसिंग पॉलिसी तो बहुत कम है, राइट, एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, राइट। अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मोदी टू अहमदाबाद की कंपैरिजन करें तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 400-450 लोग लेते थे, राइट, और गवर्नमेंट की कैसी बस आई 250 रुपए, कितना फर्क, 250 और 450 में, राइट, सेम चीज, कुछ अलग नहीं, कितना फर्क है आप समझ सकते हो, राइट। तो एक ये अच्छी बात तो अच्छी हो गई है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो प्राइसिंग पॉलिसी है कहीं ना कहीं अफेक्ट तो कर सकती है गवर्नमेंट ट्रेजर को, राइट, गवर्नमेंट के खजाने को वो अफेक्ट तो कर सकती है, राइट। देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, एज वी हैव डिस्कस्ड कि अगर एक फिक्स रूट हो, बस का कोई भी फिक्स रूट हो, फिर उसमें 5 हो या 10 पैसेंजर्स हो, उसको निकलना तो है ही, तो उससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी रिसोर्सेज है, राइट, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, राइट। अगर कोई यहाँ पे हमने देखा कि एक्सेसिव मैन पावर ले लेते हैं, रिसोर्सेज है, मैन पावर है, लेकिन काम नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, चाय पानी पीने के लिए बाहर जाएंगे, एक दिन में 10 रिसर्च रखेंगे अपनी ओर से, तो उससे क्या होगा, काम पूरा बिगड़ेगा, राइट। और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो उतना नहीं होगा, दैट इज व्हाई इट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Improper work culture and management. At this point we had discussed so many times that there is no work culture at all in the public enterprises, right? जैसे कि मैंने अभी कहा कि साहब बाहर गए हुए हैं, कल आएंगे, परसों आएंगे, पहले ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो एक साथ नहीं कहते हैं, एक टिक कर लेते हैं, अब ये तो है नहीं, इसके बिना तो होगा नहीं, सर की सिग्नेचर चाहिए, पर सर तो अभी है नहीं, वो तो 3 दिन बाद आएंगे, दिल्ली मीटिंग में गए हुए हैं, गांधीनगर मीटिंग में गए हुए हैं, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इतने बहाने, इतने काम नहीं करने के बहाने, राइट। तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर वर्क कल्चर जो है वो मेंटेन नहीं होगा, जहां पे डेडिकेशन नहीं है, वर्क का डेडिकेशन नहीं है, वहां पे कुछ भी मैनेजरी प्रॉपर मैनेजमेंट में नहीं चल सकता है, राइट। और दूसरी बात ये है कि जो सुपीरियर है वो भी स्टाफ के साथ क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, तो उससे उसका जो मोरल है वो पूरा, मतलब उसको फ्री हैंड मिल जाता है कि चलो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर वर्क कल्चर जो मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है,
राइट। तो स्टूडेंट्स ये थे सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, दैट इज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ सकती है? तो बहुत सारी चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। टेलीकम्युनिकेशन है, रोड्स है, राइट, रेल रोड, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन पूरा उसमें आ गया। देन एनर्जी है, पावर कंजम्पशंस है, राइट, ये सारी चीजें हैं। कंस्ट्रक्शन है, डैम्स, ब्रिजेस, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आती है, राइट। तो उसमें पब्लिक एंटरप्राइज का क्या रोल है, ये हमें जानना है। तो स्टूडेंट्स आप सब जानते हो कि जनरली पब्लिक एंटरप्राइज इंडिया में जनरली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है वो पूरा गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज ही देखती है, राइट। और दूसरी बात, कई बार अब धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन भी आना शुरू हो चुका है कि वर्क में एफिशिएंसी आए इस वजह से, और जो भी वर्क किया है वो मेंटेन रहे इस वजह से, राइट। तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेटाइजेशन भी आना शुरू हो गया है, और उससे क्या होगा कि पब्लिक एंटरप्राइज और प्राइवेट एंटरप्राइज उसकी पार्टनरशिप होगी, दैट इज ऑफ पीपीपी मॉडल। आपको ये यहाँ पे लिखना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, राइट। पीपीपी मॉडल, दैट इज ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये पीपीपी मॉडल से बहुत ही अच्छे काम होने शुरू हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के पॉइंट्स हैं जो पब्लिक एंटरप्राइज इसको देखती है, राइट। सो फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ट्रांसपोर्टेशन इज द मेन फोकस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और उसमें भी सबसे पहला आता है रोडवेज, राइट। डिफरेंट रोड्स, रास्ते जो है वो अच्छे होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन एक इजी मीडियम बन जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एक वे बन जाता है कि मार्केट तक चीजें पहुंचाई जा सके, राइट। विलेजेस टू स्टेट, विलेजेस टू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट, स्टेट टू नेशनल हाईवेज, राइट। तो डिफरेंट नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, राइट, लैंड रोड्स हैं, ड्यूअल लैंड रोड्स हैं, राइट, और विलेजेस के रोड्स हैं, इंटरनल विलेजेस के रोड्स हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल रोडवेज के डेवलपमेंट में आती है। नेशनल हाईवेज जो है वो पूरा उसका डेवलपमेंट है वो देती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, पूरा नेशनल हाईवे वगैरह, रोड, रास्ते, सब कुछ पब्लिक एंटरप्राइज देखती है, गवर्नमेंट चलाती है, राइट। और उसके लिए एक तो अलग से पूरा डिपार्टमेंट ही अलग है, राइट। देन रेलवेज के लिए पूरा अलग ही डिपार्टमेंट है, मंत्री है, राइट। तो रेलवेज इंडिया की तो लगभग एशिया में सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, राइट। एशिया में सबसे बड़ी है और वर्ल्ड में 4th नंबर पे है इंडियन रेलवेज। और सबसे पुराना क्वेश्चन आप समझो, आप शायद 4th 5th 6th में शायद पढ़ने में भी आया है आप लोगों को कि सबसे पहली जो ट्रेन है वो कहां से कहां शुरू हुई थी। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, दैट इज ऑफ मुंबई टू थाने, राइट। तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ये यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो तब से लेके आज तक इंडियन रेलवे ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है, सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में ही सोचा है, राइट। तो ये हम सब भी जानते हैं कि आज एशिया में सबसे बड़ी रेलवे लाइन जो है वो इंडिया की है और वर्ल्ड में 4th नंबर पे है, राइट। और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट रेलवेज में आता ही रहता है,
राइट, कि स्लीपर कोच हो या फिर 2 टायर एसी हो या 3 टायर एसी हो या फर्स्ट क्लास हो या प्रीमियम सेगमेंट में कोई भी चीज हो, वन बाय वन डेवलपमेंट के बारे में ही सोचती है इंडियन रेलवे। और साथ साथ में उसके फेयर्स भी, रेट भी उतने होते हैं, राइट। तो ये चीज क्या दर्शाती है? डेवलपमेंट दर्शाती है, राइट। ओके, देन एयरवेज इज द फास्टेस्ट mode for the transportation, right? By plane, by air, you can transport lightweight goods or precious goods, कोई भी ऐसी पेरिशेबल चीज हो, मतलब कि वो जल्दी बिगड़ जाती हो, राइट, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह फटाफट उसको पहुंचाना हो, एकदम झड़पी उसको पहुंचाना हो, then only medium is airways, right? Airways is the only medium। तो उससे क्या होगा कि भाई कोई भी चीज हो ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो और एकदम झड़पी ले जानी हो, राइट। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि रशिया से वैक्सीन आई है इंडिया में, राइट, तो वो बाय एयर आई है। तो ऐसा कुछ जो भी कोई प्रीशियस मटेरियल है जिसका नेसेसिटी ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है, राइट, तो ये सारी चीजें बाय एयर आई है, राइट। और उसको संभालने में पूरा दो इंडियन गवर्नमेंट ने 2 यूनिट्स बनाए हैं। फर्स्ट वन इज डीजीसीए, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, and second one is AAI, that is of Airport Authority of India, right। अब एयरपोर्ट भी धीरे-धीरे प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो चुका है, अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, राइट, तो वो धीरे-धीरे उसमें प्राइवेटाइजेशन आना शुरू हो गया है, राइट। देन सीवेज, एज यू ऑल नो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लगभग आसानी से पहुंचाना तो मेजॉरिटी ये सीवेज है, मतलब कि फ्रॉम द सी, शिप में हम कोई भी मटेरियल भेजते हैं कंटेनर में रख के, राइट, और वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचता है, राइट, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पहुंचता है, राइट, तो उसको सीवेज कहते हैं, सी ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, राइट। ये जनरली होता है, जनरली गवर्नमेंट क्या करती है कि एक्सपोर्ट को मोटिवेशन देने के लिए उसको सेज बना देती है। क्या बना देती है? सेज, दैट इज ऑफ SEZ, दैट इज ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का कोई एक्सेसिव चार्जेस नहीं लगता है। ये जनरली गवर्नमेंट करती है एक्सपोर्ट को मोटिवेशन देने के लिए। आफ्टर द 2001 जब अर्थक्वेक आया था तब कच्छ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया था, राइट, तो ताकि उस कच्छ का डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रीज वहां पे आए, उसका डेवलपमेंट हो, राइट, तो उस वजह से कच्छ का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाया था, राइट। ओके, देन कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एज यू ऑल नो, राइट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन जिसको संभालती है TRAI, आपको बहुत कई बार मैसेज भी आए होंगे, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अब बिजनेस लाइफ में, राइट, कि 2G 3G 4G कोई भी चीज हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, राइट, या तो फिर टीवी कनेक्शन हो, तो ये सारी कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। कि कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो ये कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी, राइट। सो देयर इज डे बाय डे इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन आल्सो। अब 5G आएगा, फिर 6G आएगा, 7G आएगा, भले ही अभी 4G यूज करना भी नहीं आता, वो अलग बात है, राइट। Okay, then banking is the main sector of the infrastructural development as well as economic growth। इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है तो बैंकिंग का सबसे बड़ा रोल है इस चीज में, राइट। बैंकिंग में हमें जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक इज देयर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इज आल्सो देयर।
बट मेजोरिटी जो मार्केट है पब्लिक सेक्टर पास दैट इज ऑफ SBI. Only SBI is there, and in private sector bank HDFC Bank is there, right? तो मेजोरिटी जो मार्केट है पब्लिक सेक्टर पास है, क्योंकि इंडिया जो फैला हुआ है वो विलेजेस का कंट्री है, राइट? पहले तो हम सब जानते हैं कि 562 विलेजेस थे जो सरदार पटेल ने सबको एक साथ इकट्ठा करके पूरा राष्ट्र बनाया, राइट? अभी हमारे कंट्री में इतने भी बहुत ही अभी सारे विलेजेस हैं, इंटरनल विलेजेस भी है, तो वहां पे बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा रोल रहा है कि वो पर्टिकुलर विलेज में बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा रोल रहा है। प्राइवेट सेक्टर तो वहां पे जाएगा नहीं। आपने कोई देखा HDFC बैंक को कोई छोटे से विलेज में ओपन होते हुए, ICICI को छोटे से विलेज में ओपन होते हुए कभी भी नहीं देख पाओगे। वहां पे कोई भी कोऑपरेटिव बैंक या तो फिर कोई पब्लिक बैंक ही होगी और कोई बैंक नहीं होगी, क्योंकि मेन मोटिव जो है पब्लिक सेक्टर का वो सर्विस देना है और प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट अर्न करना है, राइट? ओके, सो बैंकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट enterprise in terms of infrastructure and development. Then energy. The main source of energy for India is coal, right? 70% energy generation हम वहीं से करते हैं, coal से ही करते हैं। हाँ, there is a power plant of also hydro power plant and nuclear power plant, right? यहाँ पे हमें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी एक है जो एनर्जी जनरेशन के लिए वर्क करती है, राइट? तो मेन हमारा जो सोर्स है इंडिया का एनर्जी जनरेशन का दैट इज ऑफ कोल। हम कोल पे सबसे ज्यादा निर्भर है, राइट? हाँ, दूसरी चीजें भी है एनर्जी जनरेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए, बट मेन सोर्स इज ऑफ कोल, राइट? देन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी हो कि कोई भी चीज को अगर आज हमें इंश्योर करना हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द मेन कॉर्पोरेशन फॉर द इंश्योरेंस, राइट? कि मेजॉरिटी इंडिया का सबसे बड़ा स्टेक जो है इंडिया में, मेजॉरिटी लगभग हर घर में LIC की पॉलिसी हर कोई व्यक्ति की होगी ही होगी, राइट? तो मेन उसका यही एम है कि सभी को इंश्योर करना, राइट? ओके, and last one is construction industry. Construction industry मतलब कि सभी चीजें को कंस्ट्रक्शन करना, that is of road, bridge, dam, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आती है, राइट? पब्लिक पार्क बनाना है, राइट? कोई भी हॉस्पिटल या तो फिर स्कूल्स बनवानी है, तो ये पूरा क्या है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में भी डे बाय डे जो पॉसिबिलिटीज नहीं थी पहले वो अब होने लगी है ड्यू टू ओनली ऑफ रोडवेज, दैट इज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट? एक जगह से दूसरी जगह तक माल मटेरियल पहुंचाना इजी हो गया। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी एक अच्छा सा बूम आया है, राइट? मतलब कि एक अच्छी तेजी आई है, राइट? सो स्टूडेंट्स, these are our roles of public enterprise in infrastructural development, right? So students, let's stick with the chapter of public enterprises, right? Okay.